तो खबरों की फाइनल रिपोर्ट में सबसे पहले बात दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन की। दिल्ली ब्लास्ट केस में 7वें आरोपी शोएब की गिरफ्तारी की गई है। यह जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से उजागर किए गए एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। एनआईए के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि एजेंसी आत्मघाती हमले के संबंध में विभिन्न सुरागों पर अभी काम कर रही है। एनआईए ने दिल्ली के लाल किले के पास विस्फोटक से भरी कार चलाने वाले सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर उन नबी को कथित तौर पर पनाह देने के मामले में फरीदाबाद के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के बाहर जिस कार में विस्फोट हुआ उसे नबी ही चला रहा था। इस विस्फोट में 15 लोगों की जान गई थी। एनआईए के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी ने हरियाणा के फरीदाबाद के धौच निवासी शोएब को दिल्ली आतंकी बम विस्फोट से पहले आतंकवादी उमर उन नबी को साजो सामान मुहैया कराया और इसी आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में शोएब एनआईए की ओर से गिरफ्तार किया गया 7वां आरोपी है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उजागर किए गए एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। एनआईए प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि एजेंसी आत्मघाती हमले के संबंध में विभिन्न सुरागों पर काम कर रही है। इस जघन्य हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें खोज निकालने के प्रयास में संबंधित पुलिस बलों के समन्वय से विभिन्न राज्यों में तलाशी अभियान भी संचालित किए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार फरीदाबाद के धौच का रहने वाला शोएब 7वां आरोपी है, जिसे गिरफ्तार किया गया। इस बात के सबूत जब मिले कि उसने ब्लास्ट से ठीक पहले उमर को पनाह दी और लॉजिस्टिक्स से मदद की थी। एनआईए की टीमें पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई के साथ भी शोएब के घर पहुंची। सस्पेक्ट्स की हरकतों को फिर से देखा और इस दौरान इन्वेस्टिगेटर को पता चला कि मुजम्मिल ने कथित तौर पर अपने घर पर एक ग्राइंडर और एक पोर्टेबल फर्नेस रखी थी। माना जाता है कि इन टूल्स का इस्तेमाल आईईडी पार्ट्स बनाने में किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देश भर में आज 76वां राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया। इस खास मौके पर पुराने संसद भवन में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। इस खास मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और दोनों सदनों के सांसद शामिल रहे। संसद के सेंट्रल हॉल में बुधवार को 150वां संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को 9 नई भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया में जारी किया है। इस खास अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दोनों सदनों के सांसद शामिल रहे। दरअसल 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ था। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने बताया कि अनुच्छेद 370 हटाने से देश की राजनीतिक एकता में बाधा दूर हुई है। नारी शक्ति बंधन कानून महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की नई शुरुआत करेगा। इस दौरान उन्होंने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 3 तलाक से जुड़ी सामाजिक बुराई को खत्म करके संसद ने हमारी बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। जीएसटी, जो आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार है, देश की आर्थिक एकता मजबूत करने के लिए लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से एक ऐसी रुकावट दूर हुई जो देश की राजनीतिक एकता में बाधा बन रही थी। नारी शक्ति बंधन कानून महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का एक नया दौर शुरू करेगा। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इस साल 7 नवंबर से पूरे देश में वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के बंधन का हमारे संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस वर्ष 7 नवंबर से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। ये स्मरण उत्सव भारत माता को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि के लिए आप सभी सदस्यगण देशवासियों को दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगे।
संविधान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, हमारा संविधान देश के महान नेताओं ने संविधान सभा में तैयार किया था। ये दस्तावेज उन करोड़ों भारतीयों की सामूहिक बुद्धि, त्याग और सपनों का प्रतीक है जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया। उपराष्ट्रपति ने कहा, हमारा संविधान बुद्धि, अनुभव, बलिदान और आशाओं से जन्मा है। संविधान की आत्मा ने साबित कर दिया है कि भारत एक था, एक है और एक रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस पावन अवसर पर हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी दूरदर्शिता, समझ और कड़ी मेहनत ने हमें एक ऐसा महान संविधान दिया जो हर नागरिक को न्याय, समानता, बंधुत्व और सम्मान का अधिकार देता है। इससे पहले संविधान दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हम संविधान निर्माताओं को नमन करते हैं, उनके विजन विकसित भारत के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा संविधान समानता को सर्वोच्च महत्व देता है। हमारा संविधान हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। आप सभी अपने कर्तव्यों को सदैव निभाने का प्रयास करें, क्योंकि संविधान का कर्तव्य ही मजबूत लोकतंत्र की नींव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पूरे देश में आज 26/11 हमले की 17वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का उल्लेख करते हुए शहीदों को याद किया। वहीं शहीदों की याद में गेटवे ऑफ इंडिया पर एनएसजी ने नेवर एवर समारोह का आयोजन भी किया। देश भर में आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 17वीं बरसी पर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। साल 2008 की वो भयावह रात आज भी लोगों की यादों में ताजा है, जब पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई पर नापाक हमला किया था। ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लियोपोल्ड कैफे जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर 60 घंटे तक चले इस आतंक का सामना मुंबई ने हिम्मत के साथ किया था। अचानक हुए उस आतंकी हमले में 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनमें 18 बहादुर सुरक्षाकर्मी शामिल थे। 300 से ज्यादा नागरिक घायल भी हुए थे। मुंबई आतंकी हमले की 17वीं बरसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर भावुक संदेश साझा करते हुए लिखा कि साल 2008 में आज ही के दिन आतंकियों ने मुंबई पर कायराना हमला कर विभत्स और अमानवीय कृत्य किया था। मुंबई आतंकी हमलों का डटकर सामना करते हुए अपना बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करता हूँ और इस कायराना हमले में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पोस्ट कर लिखा, बरसी पर मैं उन वीर सैनिकों और नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। हमें आतंकवाद के हर रूप से लड़ने का संकल्प दोहराना होगा और एक मजबूत, सुरक्षित तथा समृद्ध भारत के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। मुंबई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी ने गेटवे ऑफ इंडिया पर एक भव्य स्मृति समारोह आयोजित किया, जिसकी थीम नेवर एवर रखी गई। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है ऐसी त्रासदी को फिर कभी नहीं होने देना। समारोह स्थल पर एक विशेष स्मृति क्षेत्र बनाया गया, जहां शहीदों की तस्वीरें, उनके नाम और उनकी बहादुरी की कहानियां प्रदर्शित की गई। लोगों ने फूल अर्पित किए और शांति के प्रतीक मोमबत्तियां जलाईं। इन मोमबत्तियों के मोम को इकट्ठा कर एक लिविंग मेमोरियल बनाया जाएगा, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में मुंबई के 11 कॉलेजों और 26 स्कूलों के हजारों छात्रों ने नेवर एवर शपथ ली। उन्होंने वादा किया कि वे देश की सुरक्षा, सतर्कता और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। एक विशेष काउंटर पर लोग शहीदों के परिवारों और हमले से बचे लोगों के लिए संदेश भी लिख रहे थे। कार्यक्रम के दौरान 26/11 हमलों में जीवित बचे लोगों और शहीदों के परिवारों का सम्मान किया गया। विशेष ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से उस मुश्किल रात की घटनाओं, मुंबई पुलिस, एनएसजी कमांडो और अन्य एजेंसियों के साहस को भी दिखाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बाबरी मस्जिद पर टीएमसी विधायक के बयान से बंगाल में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की आधारशिला रखने वाले हुमायूं कबीर को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। साथ ही राज्यपाल ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है।
कबीर ने दावा किया है कि वे 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें देश विदेश से आर्थिक मदद के प्रस्ताव मिले हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब से। कबीर ने कहा संविधान भी बड़ा है और कुरान भी बड़ा है। इस बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा टीएमसी बाबरी मस्जिद की नहीं, बांग्लादेश की नींव रख रही है। ममता की राजनीति बांग्लादेशियों पर चलती है। हर वो काम ममता बनर्जी करती है जो संविधान विरोधी हो और हिंदू विरोधी हो। आज उन्होंने, उनके विधायकों ने जो चैलेंज किया है, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा बंगाल की संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। The real Bengal is as serene as the snow cloud to Kanchenjunga. But political Bengal is like a Vesuvius, a volcano. Nobody will be allowed to incite violence in society under whatever guise. This particular issue which you referred to has been settled once and for all by the Honorable Supreme Court of India. Anything against that is a contempt of the Apex Court, contempt of the people of the Bengal, people of India, contempt of democracy. This can never be tolerated. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा दिया है। उसके खिलाफ कोई भी कदम लोकतंत्र का अपमान है और इसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। वहीं एआईएमआईएम ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया, जबकि टीएमसी ने अपने विधायक के बयान से किनारा करते हुए कहा कि बीजेपी हुमायूं को हीरो बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर अब सिर्फ वोटर्स तक सीमित नहीं रह गया है। 10 दिन में 7 बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स और एक नायब तहसीलदार की मौत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये काम का प्रेशर है, डर है, या सिस्टम की खामियां, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? मध्य प्रदेश में एसआईआर अब सडन इंटेंसिव रिस्क बन चुका है। 4 नवंबर से पूरे प्रदेश में चल रहा यह अभियान सवालों के घेरे में है। लगभग 5 करोड़ 74 लाख वोटर्स के फॉर्म डिजिटाइज करने के लिए 65,014 बीएलओ लगाए गए, लेकिन सिर्फ 37% फॉर्म ही अपलोड हुए। 63% काम अभी बाकी है और सिर्फ 8 दिन बाकी है। इस भारी दबाव में कई बीएलओ बीमार पड़ गए, कुछ की मौत हो गई। भोपाल, शहडोल, दमोह, झाबुआ, बालाघाट, रीवा और विदिशा में मौतें भी सामने आई हैं। मौतें और दबाव का सिलसिला यही नहीं टूटता। नर्मदापुरम में सहायक शिक्षक सुजान सिंह रघुवंशी ट्रेन की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। मंडीदीप में बीएलओ रमाकांत पांडे हार्ट अटैक से वॉशरूम में ही गिर पड़े। झाबुआ में बीएलओ भुवन सिंह चौहान को सस्पेंशन का तनाव हार्ट अटैक तक ले गया। शहडोल के सुहागपुर में 54 साल के बीएलओ मनीराम नापित की फॉर्म भरवाते हुए तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। बालाघाट में बीएलओ अनीता नागेश्वर की नागपुर अस्पताल में मौत हो गई। वहीं परिजनों ने काम का दबाव बताया। तो रीवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वीणा मिश्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस पूरी प्रक्रिया पर जब सवाल तेज हुए तो सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को आगे आना पड़ा। राजनीतिक गलियारों की गर्मी भी तेज हो गई। जहां सरकार मौतों की जांच करवाने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस हमलावर बनी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने और गलत तरीके से वोटर लिस्ट बदलवाने के लिए कर्मचारियों पर दबाव डाल रही है, जिसका नतीजा मौत बनकर सामने आ रहा है। एसआईआर जो प्रक्रिया है, तो संविधान की मजबूती के लिए बोगस वोटरों को हटाने के लिए निरंतर और समय समय पे की जाती है और उसको पूरी संवेदनशीलता से सभी लोग कर रहे हैं और उसमें सभी राजनीतिक दल भी अपना सहयोग दे रहे हैं। पर कांग्रेस को तो सदैव भ्रम फैलाना है। तो मृत्यु जैसे दुखद हादसों पर कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आती। को इतना प्रेशराइज बना दिया है शासन ने, सरकार ने, चुनाव आयोग ने, कि ऐसा हो रहा है कि क्या मालूम किस दिशा में हम लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं। एक पवित्र प्रक्रिया है कि वोटर लिस्ट की साफगोई होनी चाहिए और उसको एसआईआर के माध्यम से जो
डबल नाम है, जो गलत नाम है, उनको हटाना चाहिए। और उसका इस तरीके से माहौल बनाया गया चुनाव के लाभ को लेकर कि नाम काटे जाएंगे। ये अपने आप भाषण दे दे के जो घुसपैठिए हैं वो एक भी नहीं बचेगा। ये गृह मंत्री के भाषण आए, यही प्रधानमंत्री के भाषण आए। मध्य प्रदेश में एसआईआर अभियान क्या जीवन की परीक्षा बन गया है? जिस तरह से मौत के आंकड़े अनेक जिलों से आ रहे हैं, तो उससे ये सवाल उठ रहा है कि जो बीएलओज हैं और अधिकारी हैं, क्या उन पे दबाव है? क्या लंबी ड्यूटी के कारण सेहत की अनदेखी हो रही है? तो सवाल अब ये भी है, तो सिस्टम सुधरेगा या ये मौत के आंकड़े बढ़ेंगे? इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। इसी को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है सरकार पर। उन्होंने लिखा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर, कोई सुधार नहीं है, थोपा गया जुल्म है। बिहार के बाद अब देश के कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब इसे लेकर के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों में बीएलओ की मौत के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर अड़ा है। राहुल गांधी ने एक अखबार की खबर को साझा करते हुए एक्स पर लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा, ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा कि भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नियत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही का ध्यान देता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बिहार की नीतीश सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिस 10 सर्कुलर वाले बंगले के पीछे 2 दशक से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रह रही थी, उन्हें अब वो खाली करना होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले के पीछे मौजूदा सत्ता परिवर्तन या नीतीश सरकार की कार्रवाई नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव का वो कानूनी कदम था जो 8 साल पहले उन्होंने खुद उठाया था। सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में केवल मंत्रिपरिषद ही नहीं बदला, बल्कि अब नेताओं के सरकारी ठिकानों का पता भी बदलने लगा है। राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने फैसला लिया है कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला छोड़ना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और उनके लिए नया बंगला भी आवंटित कर दिया गया है। बता दें कि राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं और करीब 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में रह रही थी। अब सरकारी आदेश के तहत उन्हें हार्डिंग रोड स्थित केंद्रीय पूल आवास बंगला नंबर 39 में स्थानांतरित किए जाने का फैसला लिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने कहा कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए ये बंगला निर्धारित किया गया है। दरअसल इसके पीछे की वजह तेजस्वी यादव का 8 साल पहले उठाया गया वो कदम है जो इस फैसले का कारण बना है। सरकारी आदेश की जड़ अदालत का वो फैसला है जिसे तेजस्वी यादव ने खुद आगे बढ़ाया था। वास्तविकता तो यह है कि जिस सिस्टम सुधार की लड़ाई तेजस्वी यादव ने लड़ी थी, आज वही सिस्टम उनके परिवार के लिए कड़ा साबित हो गया है। दरअसल पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा, तो इसकी वजह मौजूदा नीतीश सरकार नहीं बल्कि उनके बेटे तेजस्वी यादव द्वारा दायर वो याचिका है जिसके आधार पर पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम को आजीवन सरकारी आवास देने की व्यवस्था खत्म कर दी थी। राबड़ी देवी जिस बंगले में वर्तमान में रह रही हैं, वो उन्हें पूर्व सीएम होने के नाते आवंटित किया गया था। साल 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में लौटने के बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया था, वो ये कि बिहार के सभी पूर्व सीएम को आजीवन सरकारी आवास, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इसी व्यवस्था के तहत ये आवास राबड़ी देवी को मिला और वे 16 जनवरी 2006 से यहाँ रह रही हैं। लेकिन जब बिहार की सियासत आगे बढ़ी तो तेजस्वी यादव के एक कदम ने इसके नियम बदल दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मोहाली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी
पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। बदमाशों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये घटना बुधवार दोपहर डेरा बस्सी अंबाला हाईवे पर हुई है। पुलिस को जानकारी मिली थी कुछ बदमाश यहां बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की तो शातिरों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग के शूटरों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। वहीं घायल आरोपियों को डेरा बस्सी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इस संबंध में पुलिस जल्द पूरी जानकारी साझा करेगी। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार दोपहर में डेरा बस्सी अंबाला हाईवे पर स्टील स्ट्रिप्स टावर्स के पास पुलिस एनकाउंटर के दौरान लॉरेंस गैंग के 4 शूटर्स और गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान 2 शूटर्स को गोली लगी जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि ये सभी शूटर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, लेकिन इनपुट मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है और गैंग के दूसरे सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। रूस ने 25 नवंबर की रात यूक्रेन के ज़पोरिज़िया पर बड़ा ड्रोन अटैक किया है। ज़पोरिज़िया में कई इमारतों को एक साथ निशाना बनाया गया। रूस यूक्रेन के बीच लाख कोशिशों के बावजूद हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। 25 नवंबर की रात रूस ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया पर बड़ा ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन का शहर ज़पोरिज़िया एक बार फिर विनाशकारी हमलों का गवाह बना है। इस हमले में 12 लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही कई इमारतों को भी टारगेट बनाया गया। मंगलवार की शाम यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर ज़पोरिज़िया पर रूसी सेना द्वारा बड़ा ड्रोन अटैक किया गया और इस ड्रोन हमले में लगभग 12 लोग घायल हो गए। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने इस हमले को लेकर कहा कि इस हमले में कई दुकानें, कई इमारतें नष्ट हो गईं, साथ ही अन्य इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 12 स्थानों पर बचाव अभियान चल रहा है। राज्य आपातकालीन सेवाओं, राष्ट्रीय पुलिस और चिकित्सा टीमों की अधिकतम संख्या को तैनात कर दिया गया है। इस बीच रूसी वायु रक्षा बलों ने विभिन्न क्षेत्रों और कब्जे वाले क्रीमिया के ऊपर 249 यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट कर दिया। ये हमले अमेरिका और यूक्रेनी प्रतिनिधियों के बीच जिनेवा में अमेरिका रूस की मध्यस्थता वाली शांति योजना पर बातचीत के बाद हुए। इससे पहले रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाते हुए उसकी सुविधा केंद्रों पर हमला किया। इस हमले में भी कई लोग घायल हो गए। यह हमला मुख्य न्यूक्लियर सेंटर से सिर्फ 1200 मीटर की दूरी पर किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा निगरानी एजेंसी ने भी ज़पोरिज़िया पर रूसी हमले की पुष्टि की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।